हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हिंदी डीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है कि साकेत में कुल कितने सर्गे हैं। आपको बताना है साकेत जो रचना मैथिली शरण गुप्त जी की है, इसमें सर्गों की संख्या कितनी है। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है और इसमें कुल कितने सर्ग हैं। साकेत में सर्गों की संख्या बतानी है। तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं 10, 11, 12 या 15। तो राइट आंसर इसके लिए होता है ऑप्शन सी 12। साकेत में सर्गों की कुल संख्या 12 है। अगला प्रश्न है कि उर्मिला की विरह व्यथा की करुण व्यंजना साकेत के किस सर्ग में हुई है। उर्मिला की विरह व्यथा की करुण व्यंजना साकेत के किस सर्ग में हुई है? 5वें में, 7 में, 8 में या फिर 9वें में। और राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है 9वें सर्ग में उर्मिला की जो विरह व्यथा की करुण व्यंजना हुई है साकेत के 9वें सर्ग में। अगला है युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। पंक्ति किसके संदर्भ में है? यह पंक्ति है युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। तो यह साकेत की ही पंक्तियां हैं और किसके बारे में यह कही गई हैं यह आपको बताना है। सीता के बारे में, कैकेयी के बारे में, उर्मिला के बारे में या फिर कौशल्या के बारे में। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है कैकेयी के बारे में। इसमें जो साकेत रचना है इसमें मुख्य रूप से कैकेयी और उर्मिला इन दोनों की जो विरह व्यथा थी या जो इनकी उर्मिला की विरह व्यथा और जो कैकेयी की आंतरिक दशा थी, जो दशा रही थी, जो मानसिक दशा रही थी, तो वह उसका इसमें वर्णन किया गया है। तो इसमें युग युग तक चलती रही कठोर कहानी रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, यह पंक्ति कैकेयी के लिए कही गई है। अगला प्रश्न है मुझे फूल मत मारो शीर्षक गीत साकेत के किस सर्ग में है। यह गीत किस सर्ग में है? मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो साकेत के किस सर्ग में यह है? तो इसके लिए सप्तम, अष्टम, नवम और दसम ये ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर है वह है 9वें सर्ग। 9वें सर्ग में यह है और यह किसका कथन है? 9वें सर्ग में उर्मिला का। ठीक है, ये किसका कथन है? उर्मिला का यह कथन है। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग के किस कवि को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। द्विवेदी युग के कौन से कवि थे जिन्हें कि राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी को द्विवेदी युग में जो थे कवि थे द्विवेदी युग के, इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरिऔध की नहीं है। जो रचना हरिऔध जी की नहीं है वह आपको बतानी है। प्रिय प्रवास, यशोधरा, रस कलश या वैदेही वनवास। नहीं में आंसर देना है। तो प्रिय प्रवास हरिऔध जी की रचना है, रस कलश भी है, वैदेही वनवास भी है, यशोधरा इनकी रचना नहीं है, यशोधरा है। यशोधरा जो रचना है यह किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। यशोधरा रचना जो है वह किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है यशोधरा। अगला प्रश्न है कि प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था। प्रिय प्रवास इसका प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1910, 1913, 1914 या 1920। राइट आंसर ऑप्शन सी 1914 में। प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन जो है वह 1914 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं। प्रिय प्रवास में कुल सर्गों की संख्या बतानी है। 14, 15, 16 या फिर 17। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है 17। प्रिय प्रवास जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है, इसमें सर्गों की संख्या कितनी? 17 मानी गई है। अगला प्रश्न है कि प्रिय प्रवास की कथावस्तु का मुख्य विषय क्या है। प्रिय प्रवास में किस चीज को, किस कथावस्तु को आधार बनाकर इसकी रचना की गई थी। कृष्ण की लीलाओं का, कृष्ण वियोग में ब्रजवासियों की विरह वेदना का, उद्धव गोपी संवाद का, कृष्ण का द्वारिकाधीश के रूप में वर्णन। तो प्रिय प्रवास में जो कथावस्तु का विषय था वह क्या था? ऑप्शन बी कृष्ण वियोग में ब्रजवासियों की विरह वेदना। अगला प्रश्न है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा ब्रज भाषा में लिखित काव्य रचना कौन सी है।
ब्रज भाषा में। भाषा क्या है? ब्रज है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, रस कलश या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी भाषा आपको बतानी है, जिसकी क्या है? ब्रज भाषा है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, रस कलश। इसकी जो रचना की गई है ब्रज भाषा में की गई है। पद्य प्रसून, वैदेही वनवास भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचनाएं हैं। आपको ब्रज भाषा की रचना बतानी है तो वह है रस कलश। ब्रज भाषा की रचना जो है वह है रस कलश। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य रचना महाकाव्य है? महाकाव्य विधा की रचना का नाम बताना है। प्रिय प्रवास है, वैदेही वनवास है, केवल एक या एक और दो दोनों। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक ए और बी दोनों ही महाकाव्य विधा की रचना है। प्रिय प्रवास भी और वैदेही वनवास भी। अगला प्रश्न है, हरिऔध को किस काव्य कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषित प्रदान किया गया? मंगला प्रसाद पारितोषित हरिऔध जी को उनकी कौन सी कृति पर मिला? प्रिय प्रवास पर, वैदेही वनवास, रस कलश या फिर पद्य प्रसून के लिए? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास के लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोषित प्रदान किया गया। हरिऔध जी को प्रिय प्रवास के लिए मंगला प्रसाद पारितोषित प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग में सुकवि नामक काव्य पत्रिका का संपादक कौन था? सुकवि नामक काव्य पत्रिका का संपादक कौन था? मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, हरिऔध या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो इनमें से कौन था जो कि सुकवि नामक काव्य पत्रिका का संपादक था? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, गया प्रसाद शुक्ल सनेही। गया प्रसाद शुक्ल सनेही जो थे वह सुकवि नामक काव्य पत्रिका के संपादक थे द्विवेदी युग में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, जो नहीं है उसके बारे में बताना है। यशोधरा इनकी रचना है, द्वापर भी है, पंचवटी भी है। जो नहीं है वो कौन सी है? वैदेही वनवास। ये किसकी रचना है? हरिऔध जी की। अगला प्रश्न है, चिरगांव का संबंध किससे है? कौन से कवि से संबंधित है चिरगांव? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल सनेही या मैथिली शरण गुप्त? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त। चिरगांव मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म स्थल था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? जो द्विवेदी युग का कवि नहीं है। ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध और रामनरेश त्रिपाठी। तो इसके लिए राइट आंसर आपका होता है ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं वह द्विवेदी युग के कवि नहीं हैं। इसके अतिरिक्त मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग में आते हैं, हरिऔध और रामनरेश त्रिपाठी। ये सभी क्या है? द्विवेदी युग के कवि हैं। ये सभी द्विवेदी युग के कवि हैं। जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं वह इस युग में संबंधित नहीं हैं। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग के किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास दिखाई पड़ता है? कौन से कवि द्विवेदी युग के माने जाते हैं जिनकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास दिखाई पड़ता है? रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे या ठाकुर गोपाल शरण? राइट आंसर ऑप्शन सी है, मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, गंगावतरण काव्य रचना के रचनाकार हैं? गंगावतरण काव्य रचना किसके द्वारा लिखी गई? भारतेंदु द्वारा, जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा, श्रीधर पाठक द्वारा या सत्यनारायण कविरत्न द्वारा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है गंगावतरण। गंगावतरण किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के किस कवि को भारत सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान दिया था? तो द्विवेदी युग के जो कवि जिन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान दिया वे कौन से हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, मैथिली शरण गुप्त। भारत सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त जी को दिया था। अगला प्रश्न है कि सरस्वती के संपादक के रूप में
सरस्वती के संपादक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी का कार्यकाल था, यानी कि किस वर्ष से किस वर्ष तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया था। ऑप्शन है 1900 से 1915 तक, 1900 से 1910 तक, 1903 से 1915 तक, या फिर 1903 से 1920 तक। तो इसके लिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी 1903 से 1920 तक सरस्वती के संपादक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कार्य किया था। अगला प्रश्न है कि निज भाषा बोलहूँ लिखहूँ पढ़हूँ गुनहूँ सब लोग, करहूँ सकल विषयन विषय निज भाषा उपयोग। यह पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति के रचनाकार का नाम बताना है। भारतेंदु जी, श्रीधर पाठक, प्रताप नारायण मिश्र या जगन्नाथ दास रत्नाकर। यह पंक्ति किस कवि की है यह आपको बताना है कि निज भाषा बोलहूँ लिखहूँ गुनहूँ सब लोग, करहूँ सकल विषयन विषय निज भाषा उपयोग। इस पंक्ति के लेखक का नाम बताना है और इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रीधर पाठक। इस पंक्ति के जो लेखक हैं वह हैं श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल डॉक्टर नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो किसके द्वारा कहा गया द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा इसे जागरण सुधार काल कहा गया था। स्नेही किस कवि का उपनाम है? स्नेही किस कवि का उपनाम है यह बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में है गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल, लोचन प्रसाद पांडे या फिर श्रीधर पाठक। तो इसमें से किस कवि का उपनाम है स्नेही? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी गया प्रसाद शुक्ल। ऑप्शन बी राइट आंसर है, गया प्रसाद शुक्ल को स्नेही उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है त्रिशूल उपनाम से राष्ट्र प्रेम की कविता लिखने वाले कवि हैं। त्रिशूल उपनाम से राष्ट्र प्रेम की कविता लिखने वाले कवि कौन हैं? रामचरित उपाध्याय हैं, रूपनारायण पांडे हैं, गया प्रसाद शुक्ल हैं या फिर राम नरेश त्रिपाठी हैं। तो किसके द्वारा त्रिशूल उपनाम से राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिखी गई? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो थे उनके द्वारा त्रिशूल उपनाम से राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिखी गई। अगला प्रश्न है पूर्ण द्विवेदी युग के किस कवि का उपनाम है? पूर्ण द्विवेदी युग के किस कवि का उपनाम है? तो ऑप्शन है राम प्रसाद त्रिपाठी, रूपनारायण पांडे, गया प्रसाद शुक्ल या रायदेवी प्रसाद। तो राइट आंसर इसके लिए है ऑप्शन डी रायदेवी प्रसाद। रायदेवी प्रसाद जो है इनका उपनाम पूर्ण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी रचना रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है? जो रचना रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है वह आपको बतानी है। ऑप्शन में है झनकार, मिलन, पथिक, मानसी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है झनकार। झनकार यह मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? पथिक, मिलन और मानसी। पथिक, मिलन और मानसी ये रचना है रामनरेश त्रिपाठी जी की। पथिक, मिलन और मानसी यह रामनरेश त्रिपाठी जी की रचनाएं हैं, जबकि झनकार जो है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। अगला प्रश्न है हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध पंक्तियाँ उनके किस काव्य ग्रंथ से उद्धृत हैं? किस काव्य ग्रंथ से उन्होंने ली हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। साकेत, भारत भारती, जयद्रथ वध या फिर किसान। राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत भारती। भारत भारती से यह पंक्तियाँ ली गई हैं। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त का निधन किस वर्ष हुआ? मैथिली शरण गुप्त जी का निधन किस वर्ष हुआ?
1960 में, 1962 में, 1964 में या फिर 1968 में? तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, 1964 में। मैथिली शरण गुप्त जी का निधन हुआ था 1964 में। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। तो इसी के साथ ये क्लास आज की हमारी यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।